हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज हम लोग मुख्य रूप से सॉल्यूशन करेंगे बच्चों भारतीय भवन का जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक दो वीडियो प्रोवाइड किया था आप लोगों को। पहला वीडियो में मैंने आपका भारतीय भवन का जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उस पर पूरा अच्छी तरह से कंसेप्ट के साथ वहाँ पर अच्छी तरह से बताया था, सॉल्यूशन कराया था। उसके बाद दूसरा वीडियो में मैंने मुख्य रूप से आपका जो खाली जगह है यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति और जो सही गलत वाला कथन था उसका सॉल्यूशन किया था। ठीक है, तो आज ये आपका तीसरा वीडियो है इस पर भारतीय भवन, और ये कैसा है, किसका है, केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का है। ठीक है, तो अति लघु में टोटल जो है आपका 19 प्रश्न है, 20 प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफल को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जब भी आप रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें अभिकारक और प्रतिफल को किस रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों, आप लोग लिखते हैं H2 + Cl2 मिलकर के बनता है आपका HCl। तो आप लोग ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया लिखे, इसमें जो आप अभिकारक लिखे, ये आपका अभिकारक है और ये आपका क्या हो गया, आपका उत्पाद हो गया, प्रतिफल हो गया। तो इसको आपने किस रूप में लिखा, तो इसको आपने संकेत और किसके रूप में लिखा, संकेत और सूत्रों के रूप में, है ना। तो यहाँ पर मुख्य रूप में लिख लेंगे आप लोग संकेतों एवं सूत्रों के रूप में उत्तर लिख लेंगे बच्चों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए बहुत ही छोट, यानी कि एक ही लाइन पर आप लोग को उत्तर लिखनी है। ठीक है, पूरा कॉपी आप लोगों को भरना नहीं है। आगे बात करते हैं, दूसरा आपका प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच, ये अभिकारक हो गया और ये प्रतिफल, इसके बीच जो आप लोग तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं। तो इसका मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में बच्चों कि इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो दिशा का ज्ञान के लिए, यानी कि बताता है, दिशा को बताता है, ताकि दिशा का पता चले कि अभिक्रिया जो है किस ओर से किस ओर की तरफ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया की दिशा को दर्शाने के लिए तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, चले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अगर नहीं लिखेंगे तो नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या समीकरण H2 + Cl2 जो है संतुलित है, इसके बारे में पूछ रहा है। यानी कि ये जो समीकरण आपका H2 + Cl2 है, ये समीकरण जो है संतुलित है, यानी कि इस प्रकार से H2 + Cl2 और आगे में यहाँ पर है 2HCl। तो अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि ये रियली में आपका समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो मुख्य रूप से सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोजन का कितना है। तो हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर, इसके साथ कितना है, हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन का 2। क्लोरीन का कितना है, देखिए तो 2, क्लोरीन का 2। अच्छा, यहाँ पर HCl का देख लेते हैं, पहले HCl में H का देख लेते हैं। तो H के सामने कितना है आपका, देखिए 2 है, तो ये 2 को H के साथ 1 है, तो 1 × 2 तो कितना हो जाएगा, 2। हाइड्रोजन का 2 हो गया। इधर क्लोरीन का कितना है, 1, ये 1 2 के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। मतलब कि आपका क्लोरीन का भी 2, तो हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का भी 2, इधर भी हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 2, मतलब कि ये आपका क्या है, संतुलित है। तो लिख देंगे हाँ संतुलित है, यानी कि लिख देंगे सिर्फ हाँ। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर का प्रश्न है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जो है अभिकारक प्रतिफलों, सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि उस अभिक्रिया का आपको नाम पूछ रहा है बच्चों, कि जिसमें अभिकारक जो होता है वो आपका सरल प्रतिफलों में टूट जाता है, यानी कि 2 जो है सरल यौगिकों में टूट जाता है। तो मुख्य रूप से उस अभिक्रिया का नाम क्या है। यानी कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो यहाँ पर एग्जाम्पल इस रूप में हो जाएगा। जैसे आपका CaCO3 ये आपका टूट रहा है, इसको हीट देने पर CaO + CO2 ये 2 सरल भागों में टूट गया। इसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो इसको बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर उत्तर में लिख लेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। हो गया। चलें अगला प्रश्न है आपका 5वें नंबर का, उस अभिक्रिया का नाम। ज़्यादातर वही प्रश्न रहेगा बच्चों, क्योंकि मुख्य रूप से ये चैप्टर ही आपका अभिक्रिया वाला है। तो उस अभिक्रिया का नाम पूछ रहे हैं आपको, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एकल प्रतिफल बनाते हैं। यानी कि 2 या अधिक पदार्थ जुड़ता है और जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर HCl और H2 + Cl2 मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मुख्य रूप से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो यहाँ पर उत्तर लिख लेंगे संयोजन। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर का, कि किस प्रकार की अभिक्रिया में, किस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है, यानी कि अपने मूलकों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया में। किसमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या करता है, पदार्थ जो होता है अपने मूलकों का, जो अभिकारक होते हैं वो अपने मूलकों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, उभय विस्थापन को, द्विविस्थापन को उभय विस्थापन भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे बढ़ते हैं अब हम लोग मुख्य रूप से अगला प्रश्न लेते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है आपका, सारा चीज़ आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा बच्चों। ठीक है, ताकि जो है सारा आपके पास नोट रहेगा, पढ़ने में आप लोगों को समस्या नहीं आएगी आगे। पहला प्रश्न है आपका कि उभय विस्थापन जो होता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में दर्शाइए। तो एक आपको उदाहरण देने बोला है, तो कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए उभय विस्थापन अभिक्रिया का। तो उभय विस्थापन में क्या होता है, तो 2 पदार्थ अपने क्या करता है, अपने मूलकों का आदान प्रदान करता है मुख्य रूप से, है ना, यही जानते हैं हम लोग। तो 2 पदार्थ अपने मूलकों का आदान प्रदान करेगा। तो एग्जाम्पल लिखना है, तो लिख लीजिए HCl + NaOH
NaOH, ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर देखिए दो अपने मूलकों का आदान प्रदान, ये H हो जाएगा प्लस और Cl माइनस, ये Na प्लस और OH माइनस, ये प्लस वाला किसके साथ, माइनस वाला के साथ, और ये प्लस वाला माइनस के साथ, मैंने पहले भी बताया था आपको बेसिक में। तो यहाँ पर आप बन जाएगा क्या, NaCl प्लस वाला माइनस के साथ, तो बन जाएगा NaCl और बन जाएगा H2O, यानी कि मुख्य रूप से ये अपने आयनों का क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से बच्चों, ये हो जाएगा आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया, और इसको उदासीनीकरण भी बोलते हैं। अगला है आपका, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या जो कॉपर जो है वो क्या आयरन यानी कि लोहा से अधिक क्रियाशील है, आपको बताना है हाँ या नहीं। तो मुख्य रूप से जो कॉपर है बच्चों वो आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है। क्यों, क्योंकि जो है आपका कॉपर जो है आयरन से नीचे आता है। जब आप लोग सक्रियता श्रेणी को देखेंगे धातुओं की, तो मुख्य रूप से जो आपका आयरन है वो ऊपर जाता है बच्चों, जबकि कॉपर आपका कैसा रहता है, नीचे रहता है। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, आगे है आपका, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। यानी कि जो आपका संयोजन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया क्या ऑक्सीकरण और अपकरण को दर्शाता है। तो हम लोग लिखेंगे हाँ दर्शाता है। कैसे, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे ऊपर का एग्जाम्पल लिए थे बच्चों, या आप लोग अलग से ले लीजिए, H2 + O2 मिलकर क्या बन गया, H2O। अब देखिए दो पदार्थ जुड़ा और एक पदार्थ का निर्माण किया, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाया। लेकिन अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, ये O2 जो है हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अब इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपकरण। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीकरण अपकरण दोनों हो रहा है। और ये कैसी अभिक्रिया, ये आपका संयोजन अभिक्रिया भी है। तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे हाँ संयोजन अभिक्रिया एक क्या होती है, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया होती है। तो मुख्य रूप से लिख लेंगे हाँ संयोजन अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। समझ में आ गया, चलिए अच्छा है। आगे सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग बच्चों, चैनल में नए हैं अगर तो। चलिए आगे है, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। यानी कि जो आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है वो क्या आपका पूछ रहा है कि आपका ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। तो मुख्य रूप से लिखेंगे हम लोग नहीं। नहीं क्यों लिखेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल लिया था उभय विस्थापन अभिक्रिया का, HCl + NaOH। अब देखिए यहाँ पर निर्माण क्या हो रहा है, तो NaCl। अब देखिए Na का यहाँ पर कितना था बच्चों, +1 था, यहाँ भी कितना हो गया, +1 ही रहा। और Cl का कितना था, -1, यहाँ भी -1। अब यहाँ पर इसके आयन में इसके माइनस चार्ज यानी कि चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इस प्रकार से ये नहीं दर्शाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण अपकरण को नहीं दर्शाएगा। ठीक है, आगे लेते हैं, हमारे जो शरीर में भोजन का जो पाचन होता है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी से बताइए। तो इसमें ये तो बहुत ही आसान है। तो मुख्य रूप से हमारे शरीर का जो भोजन का पचना है बच्चों वो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो किस प्रकार से अगर कोई पूछ ले भाई हमारे शरीर में भोजन का पचना क्यों आपका ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है, तो मुख्य रूप से आप लोग को इस प्रकार से दे देंगे, क्योंकि हमारे शरीर में जो भोजन होता है वो पहले टूटता है और टूट के बन जाता है किसमें, ग्लूकोज। तो C6H12O6 ग्लूकोज हो जाता है। और उसके बाद वहाँ पर जो है आपका ब्लड में क्या रहता है, खून में ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं तो वो चल जाता है, और ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, ये क्रिया करता है। तो किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और ये ऑक्सीकरण करके ये टूट जाता है जल में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में और ऊर्जा में, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग मुख्य रूप से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दें। यानी कि जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है इसका आपको 2 उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 उदाहरण देने पाएंगे ना आराम से। कौन सी प्रकाश रासायनिक का, जैसे आप लोग दे दीजिए AgCl, ये यहाँ पर दे देंगे सनलाइट। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में, तो सनलाइट में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, Ag + Cl2 टूट जाता है। उसी प्रकार से Ag + AgBr को तोड़ दीजिए सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ag + Br2। ठीक है, अर्जेंटम, और ये हो जाएगा क्या, ब्रोमीन ब्रोमाइड। तो यहाँ पर आप लोग को इस प्रकार से लिख लेना है। HCl को तोड़ दिया तो H2 + Cl2, और इसी प्रकार से अर्जेंटम ब्रोमाइड को तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अर्जेंटम + ब्रोमाइड, यहाँ पर Br2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। यानी कि जो दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ, जब खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे खाद्य पदार्थ जो ऑक्सीजन से क्रिया करके हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। बहुत ही शॉर्ट में आप लोग को आंसर लिखना है, भर नहीं देना है कॉपी में। ठीक है, क्योंकि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जितना पूछेगा आपको उतना ही लिखना है बच्चों। अगर कह रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो 1 लाइन में आंसर होना चाहिए ना। अगर आपको क्वेश्चन देगा लघु उत्तरीय प्रश्न 2 से 3 लाइन, 3 लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। आगे बात करते हैं, ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताइए। यानी जो आपका ताज़ा खाद्य पदार्थ कुछ भी बनाते हैं आप लोग, सब्जी बनाते हैं या कोई मिठाई बनता है होटल में, तो उसको सड़ने से बचाने के लिए यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया से बचाने के लिए कौन सी अभिक्रिया, मतलब कि क्या करना पड़ेगा, कोई उपाय पूछ रहा है आपको। तो कौन सा उपाय है आप लोग के पास, बताइए तो जल्दी। तो 100% आप लोग किस में रखेंगे, खाद्य पदार्थ को फ्रिज में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, फ्रिज में रख करके कर सकते हैं। या आपका क्या है कि उसमें मुख्य रूप से
प्रति ऑक्सीकारक मिला देंगे, यानी कि आपका ऑक्सी यानी कि अम्ल के कारण ही ज़्यादा ये होता है ना, तो प्रति ऑक्सीकारक वहाँ पर मिला देंगे। या फिर मुख्य रूप से उसमें क्या कर देंगे हम लोग, अगर कोई चिप्स की थैली है, चिप्स की थैली, तो उसमें क्या कौन सी गैस भर देंगे, नाइट्रोजन गैस भर देंगे। नाइट्रोजन गैस भर देने से क्या हो जाएगा, वो चिप्स जो है आपका शीतल होने से बच जाएगा, यानी कि आपका वो क्या हो जाएगा, आपका चिमसाएगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में रख करके क्या किया जा सकता है, उसको सड़ने से बचाया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर बच्चों आप लोग को तो मालूम होगा प्रत्येक घर में होता है ना, किन किन के पास आपका फ्रिज है, किन किन के घर में, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो चले आगे बात करते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है और इसको संतुलित करना है। FeSO4 इसको संतुलित करने बोला है। FeSO4 इसको हीट दिए और टूट गया ये आपका Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। देखिए यहाँ पर संतुलित किया हुआ है, संतुलित कैसे किए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका FeSO4। अब यहाँ पर ये सारा चीज़ लिख लिए। अब यहाँ पर मुख्य रूप से आप लोग ध्यान दीजिए, गिनती कीजिए बच्चों। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर जो है आपका 3 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 5 और यहाँ पर कितना है, 3, 5 और 3 कितना हो गया, 8 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4, तो 4 है, तो 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पर आगे दे दिए, तो 4 दूना 8 हो गया ना, 4 दूना 8 हो गया 8। अब आप लोग हम लोग आयरन को देख लेते हैं। आयरन का कितना है, यहाँ पर 2 है, इसकी वजह से 2 हो गया। आयरन कितना, इतना इधर कितना है, तो 2 है, बराबर हो गया। सल्फर इधर कितना है, 2 है, इधर सल्फर कितना, 1 यहाँ सल्फर, 1 यहाँ पर सल्फर, 2, तो 2 हो गया सल्फर, तो बराबर हो गया सारा चीज़। तो ये हो गया आपका संतुलित समीकरण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दें जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि आपको एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण देना है जिसमें जो है 2 यौगिक जुड़ेगा और जुड़ करके एक एकल यौगिक का निर्माण करेगा। तो जैसे यौगिक का बात बोल रहा है बच्चों, ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और सीधा सीधा लिख लेते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल दे देते हैं। जब यौगिक पूछेगा तो यौगिक लिखेंगे, तब तो पूछेगा तो तब तो। देखिए यौगिक में आपका कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, इसको चूना भी बोलते हैं, इसको कली चूना भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको कली चूना भी बोला जाता है। अब इसके साथ किसको अभिक्रिया करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ के बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। इसको जो है मुख्य रूप से संगमरमर भी बोला जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चों, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है CaCO3। एक बार पूछा हुआ था चाक यानी कि खड़िया, खड़िया का सूत्र क्या होता है, तो वो CaCO3। उसके बाद चूना पत्थर CaCO3, लाइम स्टोन CaCO3। कुछ भी पूछेगा बच्चों आपको, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चले आगे हम लोग बात करते हैं जो है 17वें नंबर का प्रश्न। हम लोग का टोटल है 19-20 प्रश्न है आपका, तो उसमें से मुख्य रूप से हम लोग का 16 प्रश्न हल हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं 17वें नंबर का प्रश्न का। प्रश्न है कि समीकरण जो है NaOH प्लस HCl मिलकर के बना रहा है आपका NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर जो है द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकती है, यानी कि जो ये आपका अभिक्रिया है NaOH प्लस HCl, ये मिलकर बना रहा है NaCl और H2O। तो ये आपका जो अभिक्रिया है ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो मुख्य रूप से इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्यों बोलेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, NaOH प्लस HCl मिलकर के बना रहा है क्या, तो मिलकर के बना रहा है आपका NaCl प्लस आपका H2O। तो अभी मैंने बताया था आपको ऊपर का एग्जांपल में, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो ये आपका प्लस मूलक, इसका ऋण मूलक है ना, ये आपका प्लस मूलक, ये आपका ऋण मूलक, यानी कि धन मूलक और ऋण मूलक। तो यहाँ पर ये लोग क्या होते हैं, अपने मूलकों का आदान प्रदान करेगा। तो ये आपका प्लस वाला मूलक किसके साथ जुड़ेगा, माइनस वाले के साथ, और ये आपका माइनस वाला किसके साथ जुड़ेगा, प्लस वाले के साथ। तो माइनस और प्लस मिलकर के NaCl बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा H2O। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, मूलकों का आदान प्रदान कर रहा है। तो मूलकों के आदान प्रदान की अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया करते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसको द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो आप लोग लिखेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है 18वें नंबर का, अभिक्रिया H2O प्लस F2 यानी कि आपका कौन है, ये फ्लोराइड, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे H यानी कि बन जाता है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, और मिलता है बच्चों हाइड्रोक्सी फ्लोराइड HOF। में कौन जो है पदार्थ ऑक्सीकारक है, मुख्य रूप से इसमें ऑक्सीकारक को बताना है। तो ऑक्सीकारक जो है बच्चों मुख्य रूप से आपका कौन है, फ्लोराइड यानी कि F है। ठीक है, F2 यहाँ पर मुख्य रूप से ये हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, तो ऑक्सीकारक बोलेंगे जो पदार्थ क्या होगा, अवकिरित होगा, जो क्या होगा, अवकिरित होगा। तो अवकिरित कौन हो रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, इस F के साथ कौन हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी भी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीकरण। ये अवकरण, किसी भी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अवकरण, और जो अवकरित होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर यहाँ पर कौन अवकरित हो रहा है, फ्लोरीन ना, F। तो यहाँ पर बोलेंगे इसको, यानी कि F2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर मुख्य रूप से ये वाला हो रहा है ना, तो यहाँ पर बोल देंगे हम लोग क्या, ये ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, जस्ता के साथ
जस्ता एक धातु है, जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों? यानी कि आपका जस्ता यानी कि आपका जो जिंक होता है, इसके साथ अगर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से अभिक्रिया करके बनता है ZnCl2 + H2, यानी कि आपका हाइड्रोजन गैस जो आपका उड़ जाता है। लेकिन यही अभिक्रिया जो है हम लोग जब करते हैं किसके साथ, कॉपर के साथ करते हैं, तांबा के साथ, तो तांबा के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों? ये पूछ रहा है आपको मुख्य रूप से कि किंतु कॉपर के साथ ये आपका अभिक्रिया नहीं होती है। तो आप लोग को ध्यान ये रखना है कि ये जो आपका कॉपर है ना, ये कॉपर ये हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्रियाशील श्रेणी में जो है आपका धातु का क्रियाशील श्रेणी में कॉपर जो है आपका हाइड्रोजन से नीचे आता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये सारा चीज़ मैंने आपको चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ, आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वहाँ पर बता दिया हूँ सारा चीज़, ठीक है। दोबारा यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है कॉपर आपका हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, उतनी उसके पास ताकत है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि कॉपर जो है क्या है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन कौन सा है, यानी कि बोल रहा है कि प्रमुख अवयव के बारे में बोल रहा है। तो पेट्रोलियम का जो प्रमुख अवयव होता है LPG का, बच्चों ध्यान रखिएगा, LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका अवयव मुख्य रूप से 3 होता है बच्चों। एक होता है आपका इथेन, जिसको बोलते हैं C2H6, एक होता है प्रोपेन, जिसको बोलते हैं हम लोग C3H8, और एक होता है ब्यूटेन C4H10, इसको बोलते हैं ब्यूटेन को, ठीक है। अब मुख्य रूप से बोल रहा है कि प्रमुख अवयव कौन सा है, प्रमुख बोल रहा है, ठीक है। तो प्रमुख जब पूछेगा ना बच्चों, तो मुख्य रूप से प्रमुख में आपका इथेन नहीं होता है, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है प्रमुख अवयव है आपका, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रमुख कौन हो जाएगा, प्रोपेन यानी C3H8 और ब्यूटेन C4H10, ठीक है। तो आई थिंक आज का जो सारा प्रश्न था आपका अति लघु का, बहुत ही मजा आया होगा आप लोगों को समझ करके सारा चीज़, कहीं पर भी आप लोगों को समस्या नहीं आई होगी। अगर आप लोगों को जो है इसका लघु उत्तरीय भी चाहिए बच्चों, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर भारतीय भवन का लघु उत्तरीय प्रश्न का अगर सॉल्यूशन चाहते हैं आप लोग, और NCERT भी चाहते हैं अगर, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर हमें चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर मुझे देने की आप लोग को प्रोवाइड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।